क्या आप भी कभी स्टोर में खड़े होकर सोचते हैं कि सामान्य चीनी खरीदें या उसकी फायदेमंद दिखने वाली आकर्षक पैकेजिंग वाली चीज? क्या आपको लगता है कि जीरो कैलोरी लिखे हुए पेय को चुनकर आप सेहत की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं? तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। आज हम सिर्फ चीनी के विकल्पों की बात नहीं करेंगे। हम अरबों डॉलर के इस उद्योग के पर्दे के पीछे झांकेंगे और पता लगाएंगे कि क्या यह बिना गिल्ट वाली मिठास सचमुच उतनी ही सुरक्षित है जितनी दिखती है। आइए समझते हैं कि यह सब कहां से शुरू हुआ। 19वीं सदी के आखिर में डॉक्टरों ने चीनी और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध देखना शुरू कर दिया। इसी ने रसायनज्ञों को इसके विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया और इसी तरह पहला कृत्रिम स्वीटनर सैकरन सामने आया, जिसकी खोज बिल्कुल संयोग से हुई थी। तब से लेकर अब तक कैलोरी मुक्त आदर्श मीठे अणु की तलाश में होड़ जारी है। तो आइए हम मुख्य सवाल पर आते हैं। आखिर हमने चीनी के खिलाफ जंग का ऐलान क्यों किया? कुछ ही समय पहले तक यह जिंदगी में मिठास घोलने का एक जरिया थी, लेकिन आज यह सेहत का ध्यान रखने वाले हर इंसान के लिए एक असली विलेन बन चुकी है। और सच कहूं तो इसकी वजह भी वाजिब है। दिक्कत यह है कि चीनी अब हर जगह मौजूद है। यह सिर्फ केक और मिठाइयों में ही नहीं छिपी है। यह ब्रेड में है, केचप में है, हेल्दी योगर्ट में है और यहां तक कि सॉसेज में भी। अपने खाने पीने में इसकी मात्रा को कंट्रोल करना अब बेहद मुश्किल हो गया है। इस चीनी की भरमार के नतीजे सभी जानते हैं। यह सिर्फ बढ़े हुए वजन तक ही सीमित नहीं है, जो तथाकथित खाली कैलोरी की वजह से आता है, जिनकी कोई पोषक कीमत नहीं होती। ये लगातार शुगर स्विंग्स भी पैदा करता है। पहले ऊर्जा का अचानक बढ़ना और फिर उतनी ही तेजी से थकान और कुछ मीठा खाने की बेतहाशा इच्छा। यह एहसास जाना पहचाना है ना? और इसी वजह से चीनी के विकल्पों यानी शुगर सब्स्टिट्यूट्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। इनके मूल रूप से दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, वजन कंट्रोल करने में हमारी मदद करना। यह विचार वाकई शानदार लगता है। वही मीठा स्वाद, लेकिन बिना कैलोरी के। दूसरा, और उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य, डायबिटीज के मरीजों की मदद करना। उनके लिए सामान्य चीनी वाकई खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज में तेजी से उछाल लाती है और स्वीटनर्स उन्हें मीठा खाने का मौका देते हैं, बिना अपनी सेहत को खतरे में डाले। तो हमारे इरादे नेक हैं, फिट और स्वस्थ रहना। लेकिन क्या यह रास्ता इतना सीधा है? इस सारी विविधता में खो न जाए, इसलिए पहले इसे व्यवस्थित करते हैं। सभी शुगर सब्स्टिट्यूट को मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। और एक अच्छी फिल्म की तरह हर श्रेणी में अपने नायक, खलनायक और कुछ ऐसे किरदार हैं जिनकी प्रतिष्ठा थोड़ी अस्पष्ट है। आइए प्राकृतिक श्रेणी से शुरू करें। इसमें वे पदार्थ शामिल हैं जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि उसी नाम के पौधे की पत्तियों से मिलने वाला स्टीविया, एरिथ्रिटोल, जो कुछ फलों में पाया जाता है, या विदेशी मोंक फ्रूट, जिसे मोंक फ्रूट से निकाला जाता है। काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन एक बात है, शब्द प्राकृतिक का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बस एक पत्ती सुखाई और उसे आपके पैकेट में डाल दिया। अक्सर यह जटिल औद्योगिक प्रसंस्करण और शुद्धिकरण का परिणाम होता है। दूसरे छोर पर हमारे पास कृत्रिम या सिंथेटिक स्वीटनर्स की श्रेणी है। ये रासायनिक प्रयोगशालाओं की देन है। इनके अणु प्रकृति में नहीं पाए जाते। इसमें एस्पार्टेम, सुक्रालोज और सैक्रिन जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। इनका मुख्य फायदा यह है कि ये अविश्वसनीय रूप से मीठे होते हैं, चीनी से सैकड़ों गुना अधिक मीठे, और इनमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इनकी यही रासायनिक उत्पत्ति सबसे ज्यादा विवादों और आशंकाओं को जन्म देती है। अब हम इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक मिठास की रानी से, हेल्दी फूड सेक्शन की असली पहचान, स्टीविया से। मार्केटिंग विशेषज्ञ इसे एक आदर्श विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। और भला क्यों ना करे, आखिर इसे एक ऐसे पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है जिसे दक्षिण अमेरिका के आदिवासी सदियों से शहद की घास कहते थे।
और अपने पेय पदार्थों को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह सुनकर भला इससे ज्यादा सुरक्षित और प्राकृतिक क्या लग सकता है। बस एक पत्ती ली, उसे पीसा और तैयार है आपकी सेहतमंद मिठास। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दुकानों में मिलने वाला वह सफेद पाउडर या पारदर्शी बूंदे साबुत पत्ती से बहुत अलग होती है। ये स्टीवियोलोग्लाइकोसाइड्स नाम के अत्यधिक शुद्ध किए गए अर्क होते हैं। ज्यादातर यह रिबोडियोसाइड ए नाम का एक पदार्थ होता है। इसे पाने के लिए पत्तियों को कई चरणों वाली जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें अल्कोहल के साथ अर्क निकालना भी शामिल है। यानी यह अब सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि गंभीर खाद्य इंजीनियरिंग का एक उत्पाद है। इसके अलावा शुद्ध स्टीविया में एक खास बात होती है जिसे निर्माता छिपाने की कोशिश करते हैं। वह है इसका कड़वा मुलेठी जैसा तीखापन। इसी वजह से इसे अक्सर दूसरे मीठा करने वाले पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। तो हाँ, स्टीविया प्राकृतिक मूल का है, लेकिन जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। हमारे विश्लेषण का अगला हीरो है एरिथ्रिटोल। अगर स्टीविया को रानी कहे तो एरिथ्रिटोल मिठास के विकल्प की दुनिया का एक आकर्षक राजकुमार है। यह शुगर अल्कोहल समूह से संबंध रखता है और इसे खरबूजा चीनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह तरबूज, अंगूर और नाशपाती जैसे फलों में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दिखने में यह बिल्कुल परफेक्ट है, सफेद दानेदार पाउडर जो चीनी जैसा ही लगता है, और इसमें कैलोरी भी लगभग न के बराबर होती है। हमारा शरीर इसे शायद ही अवशोषित करता है और यह बिना किसी बदलाव के शरीर से बाहर निकल जाता है। यही वजह है कि एरिथ्रिटोल कीटो डाइट और तरह तरह के लो कार्ब डेसर्ट की दुनिया का सुपरस्टार बन गया है। यह रक्त शर्करा और इंसुलिन के स्तर को प्रभावित नहीं करता, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। लेकिन किसी भी परी कथा के राजकुमार की तरह इसके भी अपने कुछ रहस्य हैं। कई लोगों के लिए, खासकर बड़ी मात्रा में इसका सेवन करने पर, एरिथ्रिटोल से दोस्ती कुछ शोरगुल के साथ खत्म होती है। यह पेट फूलना, गैस और दस्त का कारण बन सकता है। दरअसल बिना पचा एरिथ्रिटोल बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां आंतों के बैक्टीरिया इसे पार्टी समझकर खूब मौज मस्ती करते हैं। तो अगर आप एरिथ्रिटोल से दोस्ती करने की सोच रहे हैं, तो शुरुआत बहुत कम मात्रा से करें। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पदार्थ की जिसका नाम किसी नॉर्डिक देवता के नाम से मिलता जुलता है, ज़ाइलिटोल। इसे बर्च शुगर भी कहते हैं, क्योंकि शुरू में इसे बर्च के पेडी एज की छाल से ही निकाला जाता था। ज़ाइलिटोल एरिथ्रिटोल की तरह ही शुगर अल्कोहल की श्रेणी में आता है। मिठास और दिखने में ये सामान्य चीनी से लगभग अलग नहीं लगता, लेकिन इसमें कैलोरी लगभग 40% कम होती है। ज़ाइलिटोल की सबसे बड़ी खासियत, जिसकी वजह से यह इतना मशहूर हुआ है, वह है दांतों के लिए इसका फायदा। चीनी के विपरीत यह उन बैक्टीरिया को पोषण नहीं देता जिनसे दांतों में स्टीडाडियन होती है, बल्कि उनके विकास को रोकता है। यही कारण है कि ज़ाइलिटोल ज्यादातर शुगर फ्री च्युइंग गम और टूथपेस्ट का मुख्य घटक है। देखकर लगता है कि यह तो एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन ज़ाइलिटोल का एक काला और बेहद खतरनाक पहलू भी है, जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। मनुष्यों के लिए यह सुरक्षित है, बशर्ते इसका ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन कुत्तों के लिए ज़ाइलिटोल एक जानलेवा जहर है। यहां तक कि थोड़ी सी मात्रा भी कुत्ते में ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से गिरावट, दौरे, लिवर फेलियर और मौत का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आपके पास कुत्ता है, तो ज़ाइलिटोल वाले किसी भी उत्पाद को उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। यह महज एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके पालतू जानवर की जान बचा सकती है। आइए अब पूरब की ओर अपना ध्यान ले चले और बाजार में एक अपेक्षाकृत नए खिलाड़ी अरहत फल मोंक फ्रूट से मिलते हैं। इसे मोंक फ्रूट या लूहानगुओ के नाम से भी जाना जाता है। यह खरबूजे जैसा दिखने वाला एक छोटा हरा फल है, जिसका इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक चीनी दवा में होता रहा है। यह सुनने में काफी अनोखा और उम्मीदों भरा लगता है ना?
अरहत फल की मिठास इसमें मौजूद खास एंटीऑक्सीडेंट्स, जिन्हें मोग्रोसाइड्स कहते हैं, की वजह से होती है। ये चीनी से 150-200 गुना ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन इनमें कोई कैलोरी नहीं होती और ये खून में ग्लूकोज के स्तर पर भी असर नहीं डालते। स्टीविया की तरह अरहत फल में कड़वा आफ्टर टेस्ट बाद का स्वाद नहीं होता, जो इसे उत्पादकों के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। ऐसा लगता है जैसे यह बिना किसी कमी के एक आदर्श प्राकृतिक स्वीटनर है, लेकिन फिर भी इसने अभी तक अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को क्यों नहीं पछाड़ा है? पहला कारण यह है कि अरहत फल को उगाना और उसकी प्रोसेसिंग करना काफी महंगा होता है। इसी वजह से इसकी कीमत स्टीविया से ज्यादा है। और दूसरा, इसकी अत्यधिक मिठास के कारण इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। आपको इसकी सचमुच एक माइक्रोस्कोपिक चुटकी भर ही चाहिए होती है। इसीलिए दुकानों में आपको शायद ही कभी 100% अरहत फल का अर्क मिलेगा। अक्सर यह एक मिश्रण होता है, जहां मुख्य मात्रा हमारे परिचित एरिथ्रिटोल या अन्य फिलर्स की होती है, और अरहत फल का अर्क तो बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो जब आप अरहत फल खरीदते हैं, तो अक्सर आप एरिथ्रिटोल के साथ अरहत फल खरीद रहे होते हैं। तो अब वक्त आ गया है एक बड़े खुलासे का। आइए एगेव सिरप के बारे में बात करते हैं। यकीनन आपने इसे हेल्थी फूड सेक्शन में देखा होगा। एक खूबसूरत बोतल में शहद जैसी सुनहरी तरल चीज, जिस पर कई लुभावने वादे लिखे होते हैं। प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला। मार्केटिंग करने वालों ने इसे एक सुपर फायदेमंद अमृत के रूप में पेश किया है, जो लगभग बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। इसे वेगन, रॉ फूड खाने वाले और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग खूब पसंद करते हैं और इसकी सलाह देते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, असली पेंच बारीकियों में छिपा होता है। हम एगेव सिरप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सचमुच कम होता है। इसका मतलब है कि यह रक्त में शुगर के स्तर को तेजी से नहीं बढ़ाता। लेकिन क्यों? क्योंकि यह ग्लूकोज से नहीं, बल्कि फ्रुक्टोज से बना होता है। और यहीं पर असली खतरा छिपा है। एगेव सिरप में फ्रुक्टोज की मात्रा 85-90% तक पहुंच सकती है। ये तो बदनाम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भी ज्यादा है, जिसे अमेरिका में मोटापे की महामारी के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। फ्रुक्टोज की अधिकता सीधे तौर पर रक्त शर्करा नहीं बढ़ाती, लेकिन यह सीधे लीवर पर हमला करती है। हमारा लीवर ही इस सारी फ्रुक्टोज को प्रोसेस करने के लिए मजबूर होता है और इसकी अधिक मात्रा को फैट में बदल देता है। यह सीधे फैटी लीवर, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की ओर ले जाता है। तो यह फायदेमंद एगेव सिरप असल में एक असली ट्रोजन हॉर्स साबित होता है। जब हम प्राकृतिक मीठे विकल्पों की बात करते हैं, तो शहद और मैपल सिरप का जिक्र किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। इनके प्रति हमारा एक खास, अपनापन भरा रिश्ता है। ये कोई लैब में बनी हुई चीज नहीं, बल्कि प्रकृति का अनमोल तोहफा है। शहद का नाम सुनते ही मेहनती मधुमक्खियां और रंग बिरंगे फूलों के खेत याद आ जाते हैं। वहीं मैपल सिरप हमें कनाडा के खूबसूरत जंगलों की याद दिलाता है। और तो और, इनमें वाकई कुछ खास गुण भी होते हैं। शहद में एंजाइम, विटामिन और एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। मेपल सिरप मैंगनीज और जिंक से भरपूर होता है। लेकिन इस सारी सकारात्मक सोच के बीच हम अक्सर एक बहुत ही जरूरी बात भूल जाते हैं। हमारे शरीर के लिए, हमारी अग्न्याशय, पैनक्रियाज और मेटाबॉलिज्म के लिए शहद और मेपल सिरप सबसे पहले बस चीनी ही है। हाँ, इनमें थोड़े बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बोनस जरूर होता है, लेकिन मूल रूप से ये चीनी ही है। ये भी उसी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बने होते हैं। इनमें कैलोरी भी उतनी ही होती है और ये रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर पर भी उतना ही असर डालते हैं, भले ही थोड़ी नरमी से सफेद चीनी की तुलना में। इसलिए इन्हें पूरी तरह से हानि रहित और डाइटरी मिठाई समझना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैनकेक या दलिया पर चीनी की जगह शहद डालना, इसका मतलब यह नहीं है
कि आप अपने पकवान को कम कैलोरी वाला या वजन घटाने के लिए ज्यादा उपयुक्त बना रहे हैं। यह सिर्फ एक तरह की चीनी को दूसरी थोड़ी ज्यादा सुगंधित और कुछ सेहतमंद तत्वों के साथ बदलना भर है। खुद को धोखा न दें। मात्रा का ध्यान यहां भी उतना ही जरूरी है। प्राकृतिक मिठासों के बारे में तो हमने बात कर ली। अब जरा शुद्ध रसायन विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं और कृत्रिम मिठासों की टीम से मिलते हैं। और इस कड़ी की शुरुआत होगी 90 और 2000 के दशक के एक असली रॉकस्टार से, एस्पार्टम। इसका स्वाद आप जरूर पहचानते होंगे, वही जिसने डाइट कोक और शुगर फ्री च्युइंग गम को मिठास दी। यह चीनी से लगभग 200 गुना ज्यादा मीठा होता है और कई अन्य रासायनिक यौगिकों की तरह इसकी खोज भी पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी। लेकिन एस्पार्टम की शोहरत काफी विवादास्पद रही है। शायद ही कोई और शुगर सब्स्टिट्यूट इतने सारे मिथकों, डरों और शहरी दंतकथाओं से घिरा रहा हो। दशकों तक इस पर हर चीज का आरोप लगाया गया है, सिर दर्द और डिप्रेशन से लेकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और यहां तक कि ब्रेन कैंसर तक का। इंटरनेट पर आज भी पिछली सदी में लिखे गए पूरे के पूरे खुलासा करने वाले लेख घूमते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान इस पाठ्यक्रम को कहीं ज्यादा शांत भाव से देखता है। दुनिया भर की बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे अमेरिकी एफडीए और यूरोपीय ईएफसा द्वारा किए गए सैकड़ों अध्ययनों ने इसे स्वीकार्य मात्रा में सुरक्षित माना है। हालांकि एक विशेष समूह के लोग हैं जिनके लिए एस्पार्टम बिल्कुल वर्जित है, और वे हैं फेनिलकेटोनूरिया। फेनिलकेटोनूरिया से पीड़ित मरीज, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन इन आधिकारिक निर्णयों के बावजूद भी एस्पार्टम के पीछे बदनामी का साया आज भी मंडरा रहा है और कई निर्माता इसे किसी ज्यादा आधुनिक विकल्प से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एस्पार्टम के बाद अब सुक्रालोज की बारी है, जो एक नई पीढ़ी का स्वीटनर है। इसका मुख्य विज्ञापन नारा बहुत प्रभावशाली है। यह चीनी से बना है, इसलिए इसका स्वाद भी चीनी जैसा ही है। और यह बात काफी हद तक सच भी है। सुक्रालोज का स्वाद सचमुच बहुत शुद्ध और चीनी जैसा होता है। इसमें कोई अजीब या कड़वापन नहीं होता। यही बात इसे अपने कई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनाती है। और यह चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा है। इसके बावजूद हमारा शरीर इसे लगभग अवशोषित नहीं करता, इसलिए इसमें कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन चीनी से कैलोरी मुक्त पदार्थ कैसे बनता है? यह एक रासायनिक तरकीब से होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान चीनी के अणु सुक्रोज में थोड़ा बदलाव किया जाता है। इसके 3 हाइड्रोक्सिल समूहों को 3 क्लोरीन परमाणुओं से बदल दिया जाता है और यहीं पर कई लोगों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्लोरीन, वही क्लोरीन जिससे स्विमिंग पूल के पानी को साफ किया जाता है? जी हां, बिल्कुल वही। निर्माता ये दावा करते हैं कि सुक्रालोज के अणु में क्लोरीन बहुत ही स्थिर, बंधे हुए रूप में होता है और यह शरीर के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता। कई अध्ययनों ने भी इसकी पुष्टि की है। सुक्रालोज को सबसे सुरक्षित कृत्रिम स्वीटनर में से एक माना जाता है। हालांकि जिस उत्पाद को हम खाते हैं उसमें क्लोरीन की मौजूदगी का तथ्य ही आज भी गर्मागर्म बहस का विषय बना हुआ है और यही इस पदार्थ के आलोचकों का मुख्य निशाना है। तो आइए अब हम स्वागत करते हैं एक सच्चे दिग्गज का, सभी कृत्रिम स्वीटनरों के पूर्वज, सैकरन का। इसकी कहानी 19वीं सदी के अंत में सन 1868 में शुरू हुई थी और इसकी खोज एकदम क्लासिक अंदाज में पूरी तरह से संयोगवश हुई थी। रसायन शास्त्री कॉन्स्टेंटिन फॉलबर्ग कोल्टार के यौगिकों पर काम कर रहे थे और एक शाम रात के खाने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो बन पैसी बन वे खा रहे थे वह असामान्य रूप से मीठा था। पता चला कि उन्होंने प्रयोगशाला से आने के बाद अपने हाथ धोए ही नहीं थे। इस तरह दुनिया को सैकरिन के बारे में पता चला। सैकरिन दोनों विश्व युद्धों के दौरान अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया, जब सामान्य चीनी की भारी कमी थी। यह चीनी से 300-400 गुना ज्यादा मीठा होता है और इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इसकी एक खास विशेषता है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। वह है इसका स्पष्ट धात्विक, मेटालिक या कसैला, बिटरिश आफ्टर टेस्ट।
सैकरन की प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा झटका 1970 के दशक में लगा, जब चूहों पर किए गए एक शोध ने इसके सेवन और मूत्राशय के कैंसर के बीच संबंध दिखाया। इसने सचमुच दहशत फैला दी। हालांकि बाद में यह पता चला कि चूहों में कैंसर विकसित होने की प्रक्रिया विशेष रूप से इन्हीं कृंतकों के लिए थी और यह मनुष्यों पर लागू नहीं होती। मनुष्य पर किए गए बाद के कई अध्ययनों ने कैंसर से कोई संबंध नहीं पाया। सैकरन पर से सभी आरोप हटा दिए गए, लेकिन जैसा कि कहते हैं, मन में एक कसक रह गई। और भले ही यह आज भी स्वीकृत है और इसका उपयोग होता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। हमारी सिंथेटिक स्वीटनर्स की लिस्ट में सबसे आखिर में आता है एक ऐसा पदार्थ जिसका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, एसेसल्फम पोटेशियम, जिसे संक्षेप में एसेसल्फम के, एसीसल्फेम के भी कहते हैं। यह भी एक और तीव्र मिठास देने वाला पदार्थ है, जो चीनी से लगभग 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। अपने दूसरे साथियों की तरह शरीर इसे पचा नहीं पाता और यह वैसे का वैसा ही बाहर निकल जाता है, हमें एक भी कैलोरी दिए बिना। लेकिन एसेसल्फम के, एसेसल्फाइम के की एक दिलचस्प बात है, आप इसे लगभग कभी अकेला नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शुद्ध रूप में, खासकर ज्यादा मात्रा में, इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, जो सैकरन जैसा लगता है। और यहीं पर निर्माताओं ने एक होशियारी दिखाई। उन्होंने पाया कि अगर एसेसल्फम पोटेशियम को दूसरे स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम या सुक्रालोज के साथ मिलाया जाए तो एक सिनर्जिस्टिक प्रभाव होता है। इसका मतलब है कि अकेले अकेले इस्तेमाल करने के बजाय एक साथ मिलकर ये ज्यादा शुद्ध और तेज मीठा स्वाद देते हैं। इनके कड़वे स्वाद एक दूसरे को छिपा लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी डाइट सोडा या प्रोटीन बार का लेबल पढ़ेंगे तो बहुत संभावना है कि आपको वहां ऐसा ही स्वीट डुएट या यहां तक कि ट्रायो भी देखने को मिलेगा। यह इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स अलग अलग पदार्थों को मिलाकर एक ऐसा बेहतरीन स्वाद पाते हैं जो चीनी के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। ठीक है, हमने अलग अलग घटकों पर विस्तार से बात कर ली है। अब चलिए पूरी तस्वीर पर एक नजर डालते हैं और सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं, आखिर शुगर सब्स्टिट्यूट्स की ये पूरी फौज हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है? और इसकी शुरुआत करते हैं हमारी अंदरूनी दुनिया के केंद्र से, हमारी आंतों से। हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने समझा है कि हमारी आंतें केवल खाना पचाने वाली एक नली मात्र नहीं है। ये खरबों जीवाणुओं का घर है, जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये माइक्रोबायोम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर हमारे मूड तक हर चीज पर असर डालता है। और इन छोटे जीवों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हम उन्हें क्या खिलाते हैं। सामान्य चीनी उनके लिए शायद सबसे अच्छी दोस्त न हो, लेकिन कृत्रिम मिठास वाले पदार्थ तो उनके असली दुश्मन साबित हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि उनमें से कुछ, जैसे कि सैकरिन, सुक्रालोज और एस्पार्टम, आंतों के माइक्रोबायोम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ये फायदेमंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकते हैं और इसके विपरीत हानिकारक जीवाणुओं को बढ़ने का मौका दे सकते हैं। लंबे समय में इसका नतीजा क्या हो सकता है? यह कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, पेट फूलने और पाचन संबंधी गड़बड़ी जैसी आम परेशानियों से लेकर ग्लूकोज टॉलरेंस में कमी जैसी ज्यादा गंभीर चीजों तक। यानी यह एक विरोधाभास है। जिस पदार्थ का सेवन हम शुगर कंट्रोल करने के लिए करते हैं, वह अंततः हमारे शरीर को शुगर से निपटने में और कमजोर बना सकता है। हमारे बैक्टीरिया बस समझ नहीं पाते कि ये कौन सी केमिस्ट्री उन्हें खिला दी गई है और उस पर काफी अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अब आंतों से थोड़ा ऊपर चलते हैं, हमारे शरीर के मुख्य कमांड सेंटर दिमाग की ओर। हमारा दिमाग बड़ा मीठा पसंद करता है और चीनी के साथ इसका रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। विकास के क्रम में मीठा स्वाद हमेशा इंसान के लिए एक संकेत रहा है। यह सुरक्षित है, इसमें ऊर्जा है, इसे खाओ। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो दिमाग में इनाम प्रणाली, रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय हो जाती है और डोपामाइन, खुशी का हार्मोन, निकलता है। अब जरा सोचिए, क्या होता है
जब हम चीनी की जगह शुगर फ्री या कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल करते हैं, जुबान को मीठा स्वाद महसूस होता है और वह दिमाग को एक खुशी भरा संकेत भेजती है। ऊर्जा आ रही है, तैयार हो जाओ। दिमाग तैयारी करता है, इंतजार करता है, लेकिन ऊर्जा यानी कैलोरीज आती ही नहीं। एक बार धोखा हुआ, 2 बार, 3 बार, धीरे धीरे दिमाग उलझ सकता है। यह मीठा भाजा ऊर्जा का संबंध कमजोर पड़ने लगता है। कुछ शोध बताते हैं कि इस तरह के धोखे के अप्रिय परिणाम हो सकते हैं। पहला, दिमाग को जब अपेक्षित इनाम नहीं मिलता, तो वो उसे दोगुनी ताकत से मांगने लग सकता है। इससे असली कैलोरी वाले मीठे पदार्थों के प्रति लालसा बढ़ सकती है। दूसरा, शरीर असली चीनी पर ठीक से प्रतिक्रिया देना भूल सकता है जब वह आखिरकार शरीर में पहुंचती है। सीधे शब्दों में कहें तो हम प्रकृति को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतनी जटिल प्रणाली है कि उसे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मस्तिष्क के बारे में तो हमने जान लिया, अब हार्मोन की बात करते हैं। और इनमें सबसे जरूरी है इंसुलिन, जो हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तर्क तो बहुत सीधा सा लगता है। चीनी के विकल्प शुगर सब्स्टिट्यूट में ग्लूकोज नहीं होता, इसलिए वे रक्त में शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाते। और जब रक्त में शर्करा का स्तर नहीं बढ़ता, तो अग्न्याशय पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों द्वारा इनका इस्तेमाल इसी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन यहां भी बात इतनी सीधी नहीं निकली। हाल के वर्षों के शोध बताते हैं कि हमारा शरीर जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा चालाक है। पता चला है कि इंसुलिन का स्राव केवल रक्त में ग्लूकोज के वास्तविक प्रवेश के जवाब में ही नहीं होता, बल्कि सिर्फ मीठे स्वाद से भी शुरू हो सकता है। इस क्रियाविधि को इंसुलिन प्रतिक्रिया का अग्रिम चरण कहते हैं। हमारी जीभ पर मौजूद स्वाद रिसेप्टर्स, स्वाद कोशिकाएं मिठास महसूस करते हैं और अग्न्याशय को पहले से ही संकेत भेज देते हैं, तैयार हो जाओ, अब चीनी आने वाली है। और हालांकि ज्यादातर चीनी के विकल्प चीनी की तरह शक्तिशाली इंसुलिन का स्राव नहीं कराते, लेकिन उनमें से कुछ फिर भी एक हल्की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शरीर ऐसे तैयार होता है जैसे किसी ऐसी पार्टी के लिए जहां कोई आता ही नहीं। यह प्रतिक्रिया हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और इस्तेमाल किए गए स्वीटनर पर भी निर्भर करती है, लेकिन इसके अस्तित्व का तथ्य ही हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये बात एक बार फिर साबित करती है कि किसी जटिल प्रणाली में एक घटक को बिना किसी परिणाम के बदलना लगभग असंभव है। अब हम बात करेंगे उस सबसे अहम सवाल पर जो लाखों लोगों के मन में है। क्या शुगर फ्री स्वीटनर्स सचमुच वजन कम करने में मदद करते हैं? आखिर लोग इन्हें इसी उम्मीद में तो खरीदते हैं कि कैलोरी वाली चीनी को छोड़कर बिना कैलोरी वाले विकल्प इस्तेमाल करने से उनका वजन घट जाएगा। सुनने में तो यह बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, मगर असल जिंदगी में यह गणित हमेशा काम नहीं आता। ऐसा क्यों? इसकी कई वजहें हैं और इनमें से ज्यादातर हमारी सोच और मनोविज्ञान से जुड़ी है। पहली और सबसे बड़ी समस्या, जिसे हम भरपाई कहते हैं। जब हम डाइट सोडा पीते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत सारी कैलोरी बचा ली है, मानो हम कोई हीरो हों। और फिर हम क्या करते हैं? हम खुद को एक बड़ा केक का टुकड़ा या फ्राइज की एक ज्यादा मात्रा खाने की इजाजत दे देते हैं। मैंने तो ड्रिंक में कैलोरी बचाई है, तो मैं ये खा सकता हूं, हम खुद से कहते हैं। नतीजा ये होता है कि कुल कैलोरी कम होने के बजाय कभी कभी बढ़ भी जाती है। दूसरी समस्या है हमारे दिमाग का धोखा। जब हमें खाली मिठास से सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, तो हम उसे दूसरे खाने की चीजों में ढूंढने लगते हैं, जिससे अक्सर ज्यादा खा लिया जाता है। इसीलिए भले ही कुछ छोटे अध्ययनों में वजन में थोड़ी कमी दिखाई देती हो, लेकिन लंबे समय में शुगर फ्री स्वीटनर्स अतिरिक्त किलो घटाने में हमेशा उतने कारगर साबित नहीं होते। चीनी के विकल्पों शुगर फ्री का इस्तेमाल करने का एक और अहम पहलू है, जिस पर कई लोग शायद सोचते भी नहीं हैं। वह है गर्म करने पर इनका बर्ताव। हम इन्हें सिर्फ ठंडे पेय पदार्थों में ही नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि बेकिंग, पनीर की डिशेस, कैसरोल
कंपोट और जैम बनाने में भी डालते हैं। और यहीं पर हमें कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बात यह है कि सभी स्वीटनर, मिठास लाने वाले पदार्थ गर्मी में स्थिर नहीं होते, यानी ज्यादा तापमान पर इनकी रासायनिक संरचना टूट सकती है। इसका सबसे जाना माना उदाहरण एस्पार्टम है। 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करने पर यह टूटना शुरू हो जाता है, अपनी मिठास खो देता है और नए रासायनिक यौगिक बनाता है, जिनमें डाइकेटोपाइपेराजिन और थोड़ी मात्रा में मेथनॉल शामिल है। हालांकि निर्माता यह दावा करते हैं कि इन पदार्थों की मात्रा बहुत कम और सुरक्षित होती है, पर इस तरह के बदलाव का तथ्य अपने आप में ज्यादा संतोषजनक नहीं लगता। सुक्रालोज और स्टीविया को ज्यादा स्थिर माना जाता है और उन्हें अक्सर बेकिंग के लिए ही सुझाया जाता है। हालांकि सुक्रालोज के बारे में भी शोध हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा तापमान पर 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और वसा फैट की मौजूदगी में यह संभावित रूप से हानिकारक क्लोरोनर्गेनिक यौगिक बना सकता है। इसलिए अगर आप चीनी के विकल्प के साथ कुछ बेक करने का फैसला करते हैं, तो पैकेज पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्माता हमेशा बताता है कि यह उत्पाद गर्मी में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है या नहीं। आइए एक और चालाक मनोवैज्ञानिक चाल की बात करें, जिसमें मार्केटिंग हमें फंसाती है। इसे हेल्थ हेलो इफेक्ट या स्वास्थ्य के आभास का प्रभाव कहते हैं। इसका सार बहुत सीधा है। जब हम किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर शुगर फ्री, कम कैलोरी वाला, और ऑर्गेनिक या फिटनेस जैसी कोई आकर्षक बात देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट के चारों ओर एक स्वास्थ्य का चमकदार घेरा बन जाता है। हमें लगने लगता है कि यह प्रोडक्ट असल में जितना स्वस्थ है, उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ है, और यह आभा इसकी सभी विशेषताओं पर फैल जाती है। हम अनजाने में सोचने लगते हैं कि इसमें न केवल चीनी कम है, बल्कि फैट भी कम है, और यह तो लगभग कोई दवा जैसा है। और फिर क्या होता है? हम अपनी चौकसी खो देते हैं। हम एक ही बार में डाइटिंग बिस्कुट का पूरा पैकेट खा जाते हैं, यह सोचकर कि शुगर फ्री है तो चलेगा। हम फिटनेस बार खरीद लेते हैं बिना सामग्री देखे, जबकि उसमें भारी मात्रा में फैट और सिरप के रूप में वही तेज कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। शुगर फ्री का लेबल किसी प्रोडक्ट को अपने आप स्वस्थ नहीं बना देता। ये बस हमें बताता है कि एक सामग्री की जगह दूसरी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम बार बार इस चाल में फंस जाते हैं और स्वास्थ्य के इस आभास को अपनी समझदारी और लेबल पढ़ने की क्षमता पर हावी होने देते हैं। और हाँ, खुराक, डोजेज के अहम पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज भी जहर बन सकती है, अगर उसे बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए। यहां तक कि विवादास्पद रासायनिक यौगिकों के लिए भी एक सुरक्षित खुराक तय की गई है। हर स्वीकृत चीनी के विकल्प शुगर सब्स्टिट्यूट के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे नियामक निकाय एक अनुमेय दैनिक सेवन ADI या स्वीकार्य दैनिक खुराक तय करते हैं। यह पदार्थ की वह मात्रा है जिसे मौजूदा वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन काल में हर दिन बिना किसी स्वास्थ्य जोखिम के ले सकता है। ये मानक आमतौर पर बहुत ज्यादा मार्जिन, सुरक्षा सीमा के साथ तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एस्पार्टम की दैनिक खुराक ADI से ज्यादा लेने के लिए एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में लगभग 15-20 कैंडाइज डाइट सोडा पीना होगा। यह लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन असली समस्या यहां है। चीनी के विकल्प आजकल बहुत से उत्पादों में मिलाए जाते हैं, जैसे दही, पनीर उत्पाद, सॉस, पेय पदार्थ, प्रोटीन पाउडर, विटामिन और खांसी की गोलियां। हम शायद ही कभी हिसाब लगाते हैं कि एक दिन में हम ये सब कितना खा लेते हैं। हम सुबह की कॉफी में मिली सुक्रालोज की मात्रा को दोपहर के दही में मिली मात्रा के साथ नहीं जोड़ते, और हालांकि खतरनाक खुराक तक पहुंचना वाकई मुश्किल है, लेकिन इन पदार्थों का अलग अलग स्रोतों से लगातार सेवन हमारे शरीर पर काफी ज्यादा बैकग्राउंड लोड या कुल भार डाल सकता है। और शायद हमारी इस पूरी चर्चा में सबसे अहम बात यही है, व्यक्तिगतता। हम अक्सर सामान्य नियमों, बड़े समूहों पर किए गए शोधों
और औसत परिणामों की बहुत बात करते हैं। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति एक अद्वितीय जैव रासायनिक प्रणाली है, और जो एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही होता है, वह दूसरे के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य हो सकता है। आप सालों तक स्टीविया वाली कॉफी पीकर एकदम फिट महसूस कर सकते हैं, जबकि आपकी सहेली को उसकी एक बूंद से भी पेट में सूजन या गैस की शिकायत हो सकती है। आपके सहकर्मी को एस्पार्टम वाली डाइट कॉक बेहद पसंद हो सकती है, लेकिन आपको उससे सिरदर्द हो सकता है। कुछ लोग एरिथ्रिटोल और जाइलिटोल जैसे शुगर अल्कोहल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं कुछ के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प होता है। किसी भी पदार्थ के प्रति हमारे शरीर, हमारे माइक्रोबायोम और हमारी तंत्रिका प्रणाली की प्रतिक्रिया बेहद व्यक्तिगत होती है। इसलिए विज्ञापन, ब्लॉगर्स की सलाह या यहां तक कि वैज्ञानिक लेखों पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता है। आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा विशेषज्ञ आपका अपना शरीर ही है। उसकी बात सुनना सीखना बहुत जरूरी है। विभिन्न विकल्पों को आजमाना, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना और यह देखना कि आपका शरीर किसी विशेष उत्पाद पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये सब जरूरी है। सभी के लिए कोई एक सर्वश्रेष्ठ चीनी का विकल्प नहीं होता। केवल वही होता है जो व्यक्तिगत रूप से आपको सूट करता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत दिलचस्प और शायद चौंकाने वाली भी है। जब हम इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि एस्पार्टम ज्यादा हानिकारक है या एरिथ्रिटॉल, तब हम असली मुद्दे से भटक जाते हैं। हालिया शोध बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स का असली खतरा उनकी रासायनिक संरचना में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वे मीठे की हमारी लत को बनाए रखते हैं। ये हमें मीठे से छुटकारा पाने में मदद नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक सुरक्षित समाधान का भ्रम पैदा करते हैं। हम अपने मीठे राक्षस को खिलाना जारी रखते हैं, बस उसे डाइट खाना देते हैं। नतीजतन हमारा दिमाग और स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स, कभी भी हल्के मीठे या बिना मीठे खाद्य पदार्थों जैसे बेरी या सब्जियों से आनंद लेना सीख ही नहीं पाते। हम मीठे की हमेशा बनी रहने वाली चाहत के जाल में फंसे रहते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? शुगर सब्स्टिट्यूट्स न तो पूरी तरह से बुरे हैं और न ही किसी रामबाण इलाज। यह एक ऐसा उपकरण है जो कुछ मामलों में उपयोगी हो सकता है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज में। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि चीनी का कोई चालाक विकल्प खोजा जाए, बल्कि धीरे धीरे अपने आहार में इसकी मात्रा कम की जाए और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के असली स्वाद को फिर से खोजा जाए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए विश्लेषणों को न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आप कौन सा शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं और क्या आपने कोई अजीब प्रभाव देखे हैं? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आइए चर्चा करते हैं।